तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पोर्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर हमारा क्लास अटेंड करते हैं, जो रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं, उनको तो पता ही होगा कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रूप से जारी किया गया है, उन सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम आपको बारी बारी से करके बता रहे हैं। साइंस का बताएं, सोशल साइंस का बताएं, और आगे भी हम आपको जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको बारी बारी से बताएंगे। और जैसा कि हम आपको बोले थे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो बस चलिए, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे, वो भी विज्ञान का, यानी कि विज्ञान के फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान में जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं, जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुल कितना क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स के मॉडल पेपर में, फिजिक्स में कुल कितना क्वेश्चन है। बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए नीचे हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग भौतिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं, जिसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं देखेंगे, बल्कि आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न ही देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि देख रहे हैं यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें परीक्षा में आपको तो सिर्फ 4 का ही आंसर देना रहेगा। 8 में से किसी 4 का आंसर आपको देना रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। 8 क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। हम आपको बताए हैं कि या तो प्रकाश का प्रवर्तन हो या तो प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों का 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ यह नहीं पूछ रहा है कि कितने नियम होते हैं, बल्कि नियम को भी लिखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और उसके बाद बारी बारी से हम लोग दोनों नियम को लिख देंगे। तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नंबर कहता है नियम कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है, जहाँ पर म्यू एक नियतांक है, जिसे कि स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बस पहला नंबर प्रश्न आपको यही कह रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल और शीशों का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। देखिए, अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, यानी कि जो जल का अपवर्तनांक हो गया वह 4/3 हो जाएगा, और जो शीशा का अपवर्तनांक हो जाएगा वह 3/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें, यानी कि आपको जल में और शीशा में प्रकाश की गति ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, जल का अपवर्तनांक और शीशे का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, जल का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, और शीशे में अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा शीशे में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर आपको जल में प्रकाश की चाल और शीशे में प्रकाश की चाल आपको निकालना है। तो हम लोग जल में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं n। तो ठीक है, यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल को हम लोग यदि n मानेंगे, तो जल का अपवर्तनांक हमको पहले से दिया हुआ है 4/3, तो हम लोग यहाँ पर 4/3 लिख देंगे। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बस हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 में n से गुना होगा, तो यहाँ पर 4n हो जाएगा, और 3 लाख में 3 से गुना होगा, तो यहाँ पर 9 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यदि n को हम इसी तरफ रहने देंगे और 4 को अगर इधर करेंगे, तो इधर 4 गुना में है तो इधर 4 जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, तो n बराबर 9 लाख बटा 4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यदि हम लोग 9 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जो जल में
प्रकाश की चाल होगा वह 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग सीसा में भी निकाल लेंगे। तो सीसा का अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताए कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा सीसा में प्रकाश की चाल। तो सीसा का अपवर्तनांक हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिख दिए। और सीसा में प्रकाश की चाल हमको निकालना है, तो सीसा में प्रकाश की चाल बराबर हम लोग मान लिए n। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 में n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, और 3 लाख में 2 से गुना हो जाएगा तो 6 लाख हो जाएगा, यानी कि 3n बराबर 6 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यदि यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 6 लाख बटा 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और यदि 6 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो n बराबर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि शीशे में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जल और शीशों में यदि अपवर्तनांक दिया हुआ है तो कैसे हम लोग जल और शीशों में प्रकाश की गति को निकालेंगे। बस आप लोग यह वाला फॉर्मूला और यह वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, और यह भी ध्यान रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, यानी कि एक प्रिज्म है उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसका किरण आरेख यानी कि इसका फिगर सिर्फ आपको यहाँ पर बना देना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म ले लेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ले लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए प्रिज्म में जो यह डॉट डॉट से दिखाया गया है यह आपका अभिलंब हो जाएगा, और इधर यह वाला आपका अभिलंब हो जाएगा, जिसे कि हम लोग रेड कलर से दिखा रहे हैं आपको। तो यह वाला अभिलंब हो जाएगा और यह वाला अभिलंब हो जाएगा। अगर इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि इधर हवा है, और हवा जानते होंगे कि विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह विलंब से दूर हट जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं आपतित किरण है, यानी कि प्रकाश की आपतित किरण है जो कि हवा से प्रिज्म में जा रही है। तो हवा विरल माध्यम होता है और प्रिज्म सघन माध्यम होता है। तो जैसे ही यह हवा से प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यह वाला अभिलंब है तो यह इसके नज़दीक मुड़ गया, लेकिन जैसे ही फिर प्रिज्म से होकर के यह हवा में निकलता है, यानी कि जब बाहर निकलता है तो देख रहे हैं कि यह वाला अभिलंब है, इसका मतलब कि यह अभिलंब से दूर हट गया। तो बस आपको इसमें इतना ही दिखा देना है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और यदि सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वाला और यह वाला दोनों आपस में सट रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यह वाला और यह वाला दोनों दूर हट रहा है। तो बस आपको यहाँ पर इतना ही दिखा देना है। और यह तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो जो 7 रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, बस इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो बस आपको यह वाला फिगर बना देना है। फिगर को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। पहले आपतित किरण, उसके बाद इधर 2 अभिलंब बना देना है, उसके बाद अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। बस इतना ही कहानी है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। देखिए हम आपको एक पौराणिक कहानी बताते हैं जो कहा जाता है कि इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। अगर आप कहानी सुन लीजिएगा तो आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर, बहुत समय पहले कहने का मतलब हुआ कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत जोरों का भूकंप आया था। भूकंप इतना तेज था कि पृथ्वी पर के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए धरती के नीचे, और जब वहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु लाखों करोड़ों वर्ष धरती के नीचे दबे रह गए तब वहीं जीवाश्म ईंधन के रूप में धीरे धीरे परिणत हो गए, और वहीं जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस करके हम लोग बाहर निकालते हैं। तो बस जीवाश्म ईंधन का परिभाषा हो जाएगा कि ऐसा ईंधन जिसकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई। ठीक है, पृथ्वी के अंदर दब गया और पृथ्वी के अंदर उसको उच्च दाब मिला और उच्च ताप मिला, जिसके कारण वह धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गया। उदाहरण के तौर पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो हम आशा करते हैं कि आप यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो बस इसका परिभाषा लिख देना है। तो विद्युत विभव का परिभाषा होगा कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान इसका आंसर भी है कि
प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में, ठीक है, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कि वोल्ट होता है। तो बस इसका 2 लाइन में परिभाषा लिख देना है और बस 1 लाइन में इसका मात्रक लिख देना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान आंसर है इसका, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखे। बाम हस्त नियम यानी कि जो बाएं हाथ का नियम है उसको लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों से एक नियम का प्रतिपादन किया था, उसे ही फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। यह 3 अंगुलियां विद्युत धारा के 3 दिशाओं को अलग अलग करके दर्शाती है। यहाँ पर अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा अंगुली, इस बस यही 3 अंगुलियों का खेल है। तो देखिए क्या कहता है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, ठीक है, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, जो मध्यमा है वह धारा की दिशा को दिखाता है और जो अंगूठा है वह धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा को दिखाता है। तो बस इसे ही हम लोग फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। तो आप हम आशा करते हैं कि आप लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देख लीजिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से कि किस प्रकार से फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम काम करता है। यहाँ पर जो अंगूठा है वह धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा को दर्शा रहा है, जो मध्यमा है वह धारा की दिशा को दिखा रहा है और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। तो बस फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम यही कहता है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान से देख लीजिएगा फिगर के माध्यम से भी। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक तार हो या फिर चालक कुछ भी हो, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो हो जाता है कि चालक तार की लंबाई पर, कि जो चालक तार है उसकी लंबाई कितना है। चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी कि हम लोग जितना अधिक लंबा तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। यानी कि वोल्टेज लास्ट तक जाते जाते बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कि जितना मोटा तार हम लोग लेंगे उतना ही अधिक वोल्टेज उससे पास करेगा और जितना कम पतला तार लेंगे उतना ही कम वोल्टेज उससे पार करेगा, यानी कि उसका प्रतिरोध उतना ही कम जाएगा। और तीसरा हो जाता है कि चालक तार के ताप पर। ताप बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यदि कोई वायर है, यदि कोई तार है, यदि उसका तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और चौथा होता है कि चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। यदि चालक का पदार्थ जितना ही अच्छा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, जो चालक तार का पदार्थ है जितना ही अच्छा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो बस चालक तार का प्रतिरोध यही 4 कारकों पर निर्भर करता है, जो कि पहला है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा है चालक तार की मोटाई पर, और उसके बाद है चालक तार के ताप पर, और उसके बाद सबसे लास्ट है चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स का। नाभिकीय विखंडन क्या है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन जब एक बड़ा नाभिक, ठीक है, जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बड़ा नाभिक, जैसे देख लीजिए, मान लिया कि ये बड़ा नाभिक है, या 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट गया, मतलब इधर वाला अलग हो गया और इधर वाला अलग हो गया, तो बस इसी को समझ लीजिए कि नाभिकीय विखंडन है। इसका उदाहरण हो जाता है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इत्यादि। तो नाभिकीय विखंडन भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए, विखंडन कहने का ही मतलब होता है अलग होना, और नाभिकीय कहने का मतलब नाभिक हो गया, यानी कि नाभिक का अलग होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग बारी बारी से केमिस्ट्री का भी कराएंगे, बायोलॉजी का भी कराएंगे, उसके बाद फिर सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट का हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से आपको कराएंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम आपको इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएं, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में डाल देंगे। तो यदि आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप लोग या तो टेलीग्राम में जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करिए, या फिर हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप
आप लोग वहाँ से भी जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बताया हुआ आपको सभी कुछ समझ में आ गया हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो जाए। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।